गुड इवनिंग बच्चों। सो क्लास 12 के बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट था कि वो लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वन शॉट वीडियो चाह रहे थे। तो हम वन शॉट तो अभी नहीं ला सकते बिकॉज अभी हमारा जो है उतना सेटअप अभी डेवलप हमने नहीं किया है। बट हाँ, ये जरूर है कि मैं टॉपिक वाइज जो है हर एक वीडियो को 10 से 15 मिनट का रखूंगी ताकि आपको हर एक टॉपिक क्या हो जाए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लॉन्ग कर लूंगी तो इट विल बी सो टाइम टेकिंग फॉर यू ऑल्सो। आप पूरा वीडियो एक साथ नहीं देखोगे। ठीक है, अगर मैं डेली आपको एक छोटी छोटी क्लिप्स में 10 मिनट का, 15 मिनट का, 8 मिनट का, 9 मिनट का, एक वीक के अंदर अंदर हमारा टारगेट रहेगा दैट विद इन 7 डेज हम एक वीक के अंदर अंदर इस चैप्टर को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। पूरा एक वीक हमको लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दैट हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हम किसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल के क्या करेक्टर्स होते हैं, किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है। हम किसी और कंटेंट को, किसी और मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते। हम सिर्फ और सिर्फ डीएनए को ही क्यों जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये आपको बड़ा दिक्कत होता है, आप सोचते हो कि दैट जेनेटिक्स जो यूनिट है वो बड़ी टिपिकल यूनिट है। जेनेटिक्स की यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं, हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आता है और दूसरा आता है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेरा टारगेट है कि मैं आपको आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट ओरिएंटेड जो है वीडियो लेक्चर आपको लाके दूं। इस वजह से आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो रादर देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पहले मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इससे रिलेटेड वीडियोस मांगे थे। अब जल्दी से हम लोग अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल को कंसीडर करने से पहले हम उसके कुछ करेक्टर्स लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, उसके कुछ करेक्टर्स लेके चलते हैं। क्या करेक्टर लेके चलते हैं कि उसका जो नंबर होना चाहिए, जो वो मटेरियल है उसका जो नंबर होना चाहिए वो क्या हो, फिक्स हो। नंबर इन द सेंस फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और हम क्या करेक्टर डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि अभी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल साइकिल के हर फेज में वो मटेरियल प्रेजेंट हो। इट शुड बी present, it should be present in all phases of cell cycle। ठीक है, सेल साइकिल के हर फेज में क्या हो, वो मटेरियल हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। साथ ही साथ में हाईली क्या हो, स्टेबल हो। हाईली क्या हो, स्टेबल हो और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाए। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या बताया, फिक्स अमाउंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेल साइकिल के, सेल डिवीजन के हर फेज में प्रेजेंट होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये क्या हो, पाया जाए। अब बात आती है कि हमारा जो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है, हम किसको बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल, जो कुछ ना कुछ क्या कंसिस्ट करे, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट करे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
क्या कह रही हूं? इट शुड कंसिस्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या कंसिस्ट करे? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करे। क्या कंसिस्ट करे? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करे। सो मैंने क्या बताया? जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहेंगे? फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इनका अमाउंट क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। ये कैसे हो? कांस्टेंट हो। साथ ही साथ में ये सेल साइकिल के हर फेज में पाए जाएं। ये हाईली क्या हो? स्टेबल हो। फॉर एग्जांपल हम दो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप पढ़ते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आपको पता है कि डीएनए जो है वो आरएनए के कंपैरिजन में हाईली क्या होता है? स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डीएनए में क्या पाया जाता है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि आरएनए में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इन प्लेस ऑफ थाइमीन आरएनए में हमारा क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। साथ ही साथ में इस रीजन की वजह से डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। फिर हम अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में ये क्या हो पाया जाए। स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोमैटिक सेल्स की भी बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं? सोमैटिक सेल्स की भी बात कर रहे हैं। और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहने के लिए क्यों कहते हैं डीएनए को जेनेटिक मटेरियल? इसके साथ ही साथ में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए जिनके बेसिस पे ये कहा जाता है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि इस कॉन्सेप्ट को क्या करता है? प्रमोट करता है, फेवर करता है। बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि प्रूव करेंगे हमारे डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आपके सिलेबस में दो आपके एक्सपेरिमेंट आ गए। पहला एक्सपेरिमेंट किसका है? ग्रिफिथ ने जो दिया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो हार्शली चेज का एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं जल्दी से कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किसने बताया था? एफ मिशन ने बताया था। किसने बताया था? एफ मिशन ने 1868 में। ये तो इन्होंने बता दिया था, बट डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बच्चों किसने किया था? इसके लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट दिया था। किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। इन्होंने बताया, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया विच इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, और इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक बैक्टीरिया लिया। कौन सा लिया? डिप्लोकोकस निमोनिया। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दोनों ही सेम होते हैं। पहले इसको हम क्या बोलते थे? डिप्लोकोकस निमोनिया, अब इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बोथ आर सेम। तो इन्होंने इसके दो स्ट्रेन्स लिए। इस बैक्टीरिया के इन्होंने क्या किए? दो स्ट्रेन्स लिए। आपको नाम में क्लियर है निमोनिया। निमोनिया आपने डिसीज पढ़ी होगी, किसमें पढ़ी होगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने ये डिसीजेस पढ़ी होंगी, जिसमें क्या होता है, आप नॉर्मल अगर आपको कोई भी सर्दी जुकाम बुखार बच्चों में अक्सर कॉमन होता है, निमोनिया कॉज हो जाता है। तो ये जो निमोनिया जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोकोकस निमोनिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब इन्होंने क्या किया? इसके दो स्ट्रेन्स लिए। पहले इन्होंने क्या लिया? एस स्ट्रेन लिया। दूसरा इन्होंने बच्चों क्या लिया? आर स्ट्रेन लिया। इन्होंने एस स्ट्रेन किसे कहा?
क्योंकि जो इन्होंने बैक्टीरिया लिए उस बैक्टीरिया को पेट्री डिस्क में लिया और पेट्री डिस्क में लेने के बाद जिन्होंने स्मूथ शाइनी कॉलोनीज फॉर्म की, उनको इन्होंने क्या बोला, एसिड स्ट्रेन बोला। और जिन्होंने रफ शाइनी कॉलोनीज फॉर्म की उसको इन्होंने क्या बोला, आर स्ट्रेन बोला। दूसरी चीज क्या हुआ कि ये कैसे होते हैं, वॉयलेंट होते हैं और हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिक होते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसकी, आर स्ट्रेन की बात करते हैं, ये नॉन वॉयलेंट होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ये किसी भी तरीके की कोई भी डिसीज को कॉज नहीं करते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ये जो हमारा आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है और जो हमारा क्या है, एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, इसको क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया। तो जब बच्चों इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आर एस स्ट्रेन लिया और उसको क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया। तो इन्होंने पाया कि माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई, माइस डाइड। फिर इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को इन्होंने क्या कर दिया, माइस में इंजेक्ट कर दिया। इन्होंने रिजल्ट पाया कि माइस क्या रही, माइस को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आपका कैसा था, वो आपका लिविंग था, डेड नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया जिसने पहले क्या किया था, जिसको इंजेक्ट करने पे माइस की डेथ हो गई। तो इन्होंने अब क्या किया, उसको हीट किया और हीट करने के बाद उसको क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया। माइस क्या रहा, लिविंग रहा, लाइव रहा, उसकी डेथ नहीं हुई। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया जिसमें इन्होंने क्या लिया, एस स्ट्रेन लिया और वो एस स्ट्रेन कैसा था, हीट किल्ड था। इसको मिक्स किया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ, जो कि क्या था, लिविंग था। अब क्या हुआ, अब माइस अगर हमने देखा था, अगर इसको एज अ इंडिविजुअल हमने क्या किया, डाला था, तो क्या हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। बट जैसे ही हम लाइव रहे थे और जैसे ही हमने इनको साथ में मिक्सचर बना के इनका डाला तो माइस हमारा क्या हो गया, जिंदा था। तो इससे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो हमारा क्या है, आर स्ट्रेन है, जो कि कैसा था हमारा, नॉन पैथोजेनिक था, और एस स्ट्रेन हमारा कैसा था, पैथोजेनिक था। जब हमने इसको हीट किया तो ये कैसा हो गया, ये नॉन पैथोजेनिक हो गया, बट इसने अपना डीएनए जो है उसको वो पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुआ। जैसे ही इसको इन्होंने किसके साथ मिलाया, आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, तो इसने अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसके साथ शेयर कर दिया, आर स्ट्रेन के साथ शेयर कर दिया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इसका जेनेटिक मटेरियल किसकी तरीके से बिहेव करने लगा, एस स्ट्रेन की तरीके से क्या करने लगा, बिहेव करने लगा। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या कहा जाता है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्लियरली प्रूव्स दैट DNA is the storehouse of genetic information and it acts as genetic material। इनका एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ ये बता पाया कि जो हमारा डीएनए होता है तो किसका स्टोर हाउस होता है, जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस होता है। और डीएनए जो होता है वो हमारा क्या एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरीके से एक्ट करता है। बट बच्चों याद रखिएगा, he could not describe the biochemical nature, biochemical nature of DNA। ठीक है, याद रखिएगा, ये डीएनए के बायोकेमिकल नेचर को बता नहीं पाए। ठीक, आई होप आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको जो भी डाउट हो, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, आप तुरंत जो है उस चीज़ को कमेंट में बताइएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ में आपको और कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, आप उनको भी लिखिएगा कि आप अपकमिंग वीडियोस में आप कौन से टॉपिक्स को चाह रहे हो। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, हो सकता है शायद आज आप बताओ, कल आपको वीडियो नहीं, बट आपको वीडियो मिलेगा जरूर। थोड़ा सा समय लग सकता है, बट आपको हम वीडियो जल्द से जल्द बना के उसको आपके साथ शेयर करेंगे।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सारी चीज़ों को आप नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आपके अच्छे से मार्क्स आए। थैंक यू सो मच।